Hello everyone, in this video we are going to see important news snippets from The Hindu dated 18th of June 2026. But before moving ahead, there is some motivation for you all and me as well. When something is right for you, it will give you energy. And this is so true. Whenever something is meant for you, you will get that spark to do that थिंक बट अगर आपको लगेगा ना ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है तो आपको वो हमेशा बोरिंग लगेगी, यार ये क्या करना पड़ रहा है, रोज़ रोज़ हमें एक ही चीज़ करनी पड़ रही है, वो ही चीज़ आपको बेकार लगनी शुरू हो जाएगी. बट लेकिन अगर आपके लिए कोई चीज़ अच्छी होगी ना तो ऐसा लगेगा यार कितना मज़ा आ रहा है ये करके. चलो लेट्स गेट बैक टू इट. दिस आर्टिकल इज़ फ्रॉम सोसाइटी विमेन से रिलेट करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अभी इकोनॉमिक वैल्यू अटैच की है अनपेड डोमेस्टिक वर्क के ऊपर. अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ आपने ऑल ओवर द मीडिया देख लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अनपेड वर्क 30,000 के इक्विवेलेंट होगा. अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है 30,000. क्या इसका मतलब है कि हर एक वाइफ को मिलेगा 30,000 फॉर हाउस होल्ड वर्क? क्या है इसका मतलब? हमें पता होना चाहिए कौन सा केस था, शिशुपाल शिशुराम केस. ये जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने अनपेड वर्क को इक्विवेलेंट कर दिया है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के. केस की बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम कुछ वीडियोस में. फिर दोबारा से रिकॉल करते हैं कि 2001 में एक रेशमा नेम की लेडी की डेथ हो जाती है इन रोड एक्सीडेंट. उनके ऊपर ये केस था और उनकी फैमिली और कंपनसेशन मांगती है. तो उसकी ही रूलिंग अभी आई है. देखो 2001 का केस था और रूलिंग अभी तक चल रही थी. देन अर्लियर कुछ जजमेंट्स हैं, क्या हमें ये याद रखनी है? नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास लेटेस्ट है और ये बहुत अच्छे से यूज़ हो सकती है. कहाँ यूज़ हो सकती है? विमेन एम्पावरमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी पे कोई भी क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस जीडीपी पे आता है, तब हम ये आर्ग्यूमेंट स्टेट कर सकते हैं एग्जाम्पल में बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन के तौर पे कि शिशुपाल शिशुराम केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपहेल्ड किया है कि येस अनपेड लेबर इज इक्वल टू इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन. न्यू कंपनसेशन का बेंचमार्क क्या है? अगर किसी होम मेकर की एक्सीडेंट में डेथ होती है तो कंपनसेशन मिलेगा 30,000 पर मंथ का मिनिमम एंड 10% इंक्रीज होगा एवरी 3 years. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनसेशन मिल रही है इसलिए हम इनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? नहीं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ जा रहा है. हमने ये पहली बार रिकॉग्नाइज किया कि अनपेड लेबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. चाहे हमने कोई इसमें कुछ ऐसा कोई साइंटिफिक मेथड नहीं यूज़ किया, लेकिन पहली बार एक स्टेप लिया गया. तो वुमेन वर्क इनसाइड हाउस होल्ड्स इज ऑफन हम ट्रीट करते हैं इनविजिबल है, अंडर वैल्यूड है. तो इससे क्या होगा? अभी जब रिकॉग्निशन मिलेगी तो एटलीस्ट हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट होगी टूवर्ड्स होम मेकर्स. करंट सिस्टम में चैलेंजेस क्या है? लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ऑफ फीमेल. कितनी है? 41.7% ओनली कंपेयर टू अदर कंट्रीज. इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम लेबर स्टैट्स में से वुमेन की कॉन्ट्रीब्यूशन को हटा देते हैं बिकॉज हम अनपेड लेबर को काउंट ही नहीं कर रहे. जीडीपी कैलकुलेशंस में हम ये केयर वर्क को काउंट नहीं करते. केयर वर्क में आंगनवाड़ी वर्क भी आ जाता है. फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट डेटा में से हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इनको. रूरल वुमेन की डायमेंशन आ जाएगी. इनकी डायमेंशन क्या है कि उनको हाउस वर्क भी करना पड़ता है लेकिन उनको हार्वेस्टिंग भी करनी पड़ती है, लाइफ स्टॉक की केयर भी करनी पड़ती है. इससे क्या हो रहा है कि उनको डबल बर्डन आ रहा है. वो अपना घर का काम भी कर रहे हैं और फिर भी उनको अच्छी पेमेंट नहीं मिल रही है. पेमेंट क्या? उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, उनको डिग्निटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, उनको जितनी इकोनॉमिक उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बननी चाहिए थी उनको कभी पे ही नहीं की जाती. जजमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं. सबसे पहली लिमिटेशन है कि ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगी? हर एक हाउस होल्ड पे अप्लाई होगी? नहीं, सिर्फ मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल की कंपनसेशन पे अलाउड होगी. क्या नहीं कवर करता? ये सैलरी नहीं दे रहा होम मेकर्स को. इसका मतलब ये जजमेंट आ गई. इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरीज मिलेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा. ना ही आपको पेंशन्स मिलेंगी, ना वेजेस मिलेंगी, ना लेबर राइट्स मिलेंगी. रिकॉग्निशन का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होगी. अब फॉरेन सेक्टर पे नेक्स्ट हमारे पास इंपैक्ट पड़ेगा. कैसे पड़ेगा? उनको हायर कंपनसेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अगर उनको हायर कंपनसेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इससे क्या होगा? वो अपनी प्राइसिंग इंक्रीज कर देंगे, प्रीमियम बढ़ जाएंगे. और हमारे देश में क्या है, अगर आपने कोई भी चीज़ इंश्योरेंस पे ली होगी तो आप जानबूझ के उसको खराब करोगे क्लेम लेने के लिए. तो ये भी हो सकता है कि लार्ज एक्सीडेंट क्लेम पे आउट्स हो जाए. आर्टिकल इज फ्रॉम GS2. हेल्थ से रिलेट करेंगे, डेटा गवर्नेंस से रिलेट करेंगे. हेल्थ डेटा मस्ट डिराइव एक्शन, नॉट जस्ट हेडलाइंस. रिसेंटली वी हैव सीन मेनी रिपोर्ट्स केम आउट, जैसे कि NFHS. देन हमारे पास कुछ नेचर की रिपोर्ट्स आ जाती हैं. अब ये रिपोर्ट्स जो है ये सिर्फ डेटा बन के रह जाती हैं. ये सिर्फ हेडलाइंस पे कवर होती हैं. इससे कोई एक्शन नहीं लिया जाता. कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया जनरेट्स लार्ज स्केल हेल्थ डेटा रेगुलरली but findings often remain limited to reports instead of guiding concrete policy reforms. बस आर्टिकल का क्रक्स ही ये है. अब ये आर्टिकल हम यूज कैसे करेंगे? जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड आएगा तो हम उसकी चैलेंजेस में बताएंगे कि डेटा गवर्नेंस नहीं है. रियल पर्पस ऑफ हेल्थ सर्वे क्या होता है? आइडेंटिफाई करना गैप्स को और ट्रिगर करना करेक्टिव एक्शन को. लेकिन यहाँ पे नहीं है. ये बहुत अच्छी एक हम बना सकते हैं कि रियल क्या होता है, गैप्स को करना फॉर करेक्टिव एक्शंस. ये हमारे पास एक डायग्राम आ सकती है. ये सारी रिपोर्ट्स जितनी भी अभी रिलीज हुई है ना, उनमें से ना कुछ कॉमन चीजें हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे चैलेंज टू प्रोडक्टिविटी बताया है. कैसे है? राइजिंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ बढ़ रहा है. देन है कमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ. अगर आपके सर्विस बाहर आ रहे हैं जिसमें आपने बताया कि ओबेसिटी बढ़ रही है, तो ओबेसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा? एकदम से ऑल ऑफ सडन आपको लगेगा कि मार्केट में बहुत सारे फैट लॉस की चीजें आनी शुरू हो गई हैं.
ये खाओ इससे कम हो जाएगा, ये खाओ उससे कम हो जाएगा, ये डाइट लेनी चाहिए, कीटो डाइट लेनी चाहिए। आपने कभी देखा होगा कीटो डाइट का एक फैशन आया था। तो ऐसे ही होता है कि जब कोई सर्वे आता है तो ये प्राइवेट सेक्टर यूज करते हैं उस सर्वे को अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केटेबल बनाने के लिए। थर्ड चैलेंज है लॉन्ग डिले बिटवीन डेटा कलेक्शन एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स। अभी वाली जो रिपोर्ट है वो कौन सा डेटा बता रही है, 2023 2024 का, और हम डिस्कस कहाँ पे कर रहे हैं, 2026 में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा हमारे पास मिसिंग है। हम नेशनल में देख रहे हैं बट डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। तो अब हमारे पास ज़रूरत क्या है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, डेटा एज अ पब्लिक गुड होना चाहिए, लाइक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टाइमली एक्शंस होना चाहिए और सेग्रीगेट किया होना चाहिए कौन सा जेंडर किस प्रॉब्लम से जा रहा है, कितनी एज में एंड कौन सी ज्योग्राफी पे। नेक्स्ट आर्टिकल हम रिलेट करेंगे GS2 से, गवर्नमेंट पॉलिसी से। ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आंध्र प्रदेश से न्यूज आई है कि उन्होंने न्यू एक गवर्नमेंट पॉलिसी निकाली है जिसमें वो थर्ड चाइल्ड के ऊपर 30,000 देंगे और फोर्थ चाइल्ड के ऊपर 40,000 देंगे। इससे वो क्यों करना चाहते हैं, ताकि फर्टिलिटी रेट बढ़ जाए। उनकी स्टेट का फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम है, कितना है 1.8, और रिप्लेसमेंट रेट कितना है हमारा 2.1। अब क्या प्रॉब्लम है, एजिंग पॉपुलेशन इन फ्यूचर। लेकिन रिपोर्ट इतनी नहीं थी, रिपोर्ट ये बता रही थी कि ये पॉलिसी भी फेल होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक चाइल्ड के बर्थ के लिए आप 30,000 दे रहे हो। 30,000 कितना होता है, एक मंथ की सैलरी होती है कईयों की, 2 मंथ की सैलरी ले लो अगर 15,000 किसी की सैलरी होगी। तो एक चाइल्ड को बॉर्न करने में 1.5 लाख चाहिए हमारे पास, तो 1.5 लाख रुपए चाहिए और 30,000 आपका क्या करेगा। अभी वो सिर्फ अभी चाइल्ड बर्थ लेने के लिए हमें 1.5 लाख चाहिए, 1.5 लाख से भी काफ़ी गुना चाहिए होता है। उसकी जो परवरिश करनी है, उसकी जो एजुकेशन वगैरह है, उसकी जो हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे, उसके जो फ्यूचर में कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो कौन करेगा, वो तो पेरेंट्स ही करेंगे। इसलिए ये पॉलिसी के फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। इंसेंटिव अमाउंट इतनी छोटी है कि वो फैमिली के डिसीजन को लार्जली इम्पैक्ट नहीं करेगी। चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड केयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 50% बर्थ जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल की कॉस्ट तो और भी ज़्यादा है। 52% डिलीवरीज जो होती हैं वो सी सेक्शन होती हैं। और आजकल आपने ये सी सेक्शन वाला, महीने पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने इसका भी स्कैम निकाला था कि सी सेक्शन डिलीवरीज बढ़ रही है क्योंकि हॉस्पिटल्स इंक्रीज करना चाहते हैं कॉस्ट को। प्राइवेट हॉस्पिटल डिलीवरी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। अर्बन फैमिलीज को सिर्फ यही एक्सपेंसेस नहीं है, हाउसिंग के एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो ये कवर करेंगे कि चाइल्ड को अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। कैश ट्रांसफर्स हमेशा फेल हुए हैं। कुछ केसेस हैं जैसे कि जापान, साउथ कोरिया में देखा गया कि वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज ने नहीं वर्क किया। मेन रीजंस फॉर लो फर्टिलिटी, ये आपका पता है कहाँ यूज होगा, सोसाइटी में भी यूज हो सकता है और आपका ये ऑप्शनल, अगर किसी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी है उसमें ये बहुत अच्छे से यूज होगा। रीजंस फॉर लो फर्टिलिटी, सबसे पहला फाइनेंशियल बर्डन, सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट, हाई रेंट कॉस्ट, एक्सपेंसिव एजुकेशन, हेल्थ केयर, लैक ऑफ अफोर्डेबल चाइल्ड केयर। तो वो ये चीज़ें कैसे साथ में मैनेज करेंगे। चेंजिंग सोशल प्रेफरेंसेस, मोस्ट फैमिली नाउ प्रेफर 1 और 2 चाइल्ड ओनली। क्यों ऐसा? क्योंकि नाउ दे आर फोकसिंग ऑन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, करियर स्टेबिलिटी के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए, पॉपुलेशन क्वालिटी के ऊपर फोकस हो रहा है। कल हम GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट अ डेवलपमेंट दैट G7 इज गोइंग ऑन। कहाँ चल रही है? फ्रांस में चल रही है। हमारे PM भी गए हैं एंड US प्रेसिडेंट इज ऑल्सो देयर। अब इन दोनों की कुछ वार्तालाप होती है, उसमें PM मोदी रेजेस द क्वेश्चन ऑन सेफ्टी ऑफ इंडियन सी फेरर्स। ट्रंप क्या बोलते हैं? ट्रंप बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर किसी ने अटैक किया इंडिया तो USA खड़ा है। मतलब दिस पर्सन इज वेरी मैनिपुलेटिव, दिस पर्सन इज वेरी आयरॉनिकली हर चीज़ उल्टा ही बोलते हैं। लाइक PM मोदी इज डिस्कसिंग अबाउट कि आपने जो अटैक किया है शिप्स के ऊपर, और ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर किसी ने अटैक किया तो हम आपके पीछे खड़े हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। दिस आर्टिकल इज फ्रॉम GS2, IR से रिलेट करेंगे, जियोपॉलिटिक्स के बारे में सीखेंगे। स्ट्रेटेजिक एम्पैथी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, हर एक कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज ओनली फोकसिंग अपॉन नेशनल इंटरेस्ट। सिनेरियोज क्या चल रहे हैं वर्ल्ड में? अभी हमने देखा USA एंड ईरान इंटरिम एग्रीमेंट हो रहा है, अभी भी कंटेंशंस जारी हैं। किसको लेके? कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, रीजनल सिक्योरिटी ईरान के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड, इंडियंस के लिए क्या प्रॉब्लम है कि हमारे सेलर्स को मारा जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, सिविलियन शिपिंग इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है आज के दौर पे, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड। प्रॉब्लम डिप्लोमेटिक कंसर्न्स हैं। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था जब वो आए थे, तब की ये न्यूज़ है। ये का बोलना है कि जितने भी अटैक्स हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं क्योंकि हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। इससे क्या है, इससे क्या पता चल रहा है? मेजर पावर्स आर अल्टीमेटली प्रायोरिटाइजिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट। चाहिए हमें मल्टीलेटरल रिस्पॉन्स चाहिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रूल्स फ्रेम करने चाहिए सो दैट इन केस ऑफ सच केसेस जैसे स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं तो कैसे स्टेट्स को हमने अपहेल्ड करना है। कोऑर्डिनेशन करें फ्लैग स्टेट्स के साथ। फ्लैग स्टेट्स कौन सी है? जहाँ पे वेसल्स रजिस्टर होते हैं, और मैरीटाइम रिलेशंस पे फोकस करना चाहिए। इंडिया शुड सीक, इंडिया को अब क्या, इंडिया का क्या रोल है? ट्रांसपेरेंट फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के लिए उनको बोलना चाहिए
एंड क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए ऑन सर्कमस्टांसेस ऑफ स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक हो जाती है तो फिर कैसे चीजें काम करेंगी, वो भी इंडिया को सीख करना चाहिए। इंडिया के लिए क्या लेसन है? प्रोटेक्ट करे सिविलियन शिपिंग को, मैरीटाइम इंटरेस्ट को, प्रिजर्व स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एंगेज विद मेजर पावर्स pragmatically while prioritizing national interest. Actually, we need to prioritize our national interest as in this world everyone is doing. Article is from GS3 बैंकिंग से रिलेट करेंगे। रोल ऑफ आरबीआई। ट्रेडिशनली आरबीआई का क्या रोल था? कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को, मॉनेटरी पॉलिसी को, मेंटेन करना कॉन्फिडेंस इन करेंसी, इंश्योर करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये सब कुछ जो भी रोल है किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, फिस्कल प्रेशर। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि आरबीआई ने कुछ सरप्लस ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट को। कितना किया है? 2.87 लाख करोड़। एकदम से ये सरप्लस इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीआई की इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं। कैसे? रिसेंटली गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो आरबीआई के भी गोल्ड रिजर्व्स के प्राइसेस बढ़ गए। इसकी वजह से कितनी ग्रॉस इनकम बढ़ गई? 26%। एंड ये पीवाईक्यू है जिसको हमें देखना चाहिए कि मेन इनकम सोर्सेज क्या है आरबीआई के। हम बात करें तो ये ट्रांसफर्स होते किसके अंदर है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। अब मुझे बताओ कि ये कौन सी कमेटी ने दिया था? कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2019 में हुआ। आरबीआई कुछ रिस्क बफर रख के सरप्लस ट्रांसफर कर देते हैं गवर्नमेंट को। इससे क्या हो रहा है? इससे प्रॉब्लम आ रही है कि आरबीआई की इंडिपेंडेंस एंड गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस। अब ये जो ट्रांसफर करते हैं ये क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस फॉर गवर्नमेंट। पैसे मिल रहे हैं बिना टैक्स बढ़ाए, उनको बोरोविंग्स नहीं करनी पड़ रही क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा मनी आ रही है स्पेंड करने के लिए। इमीडिएट इकोनॉमिक एक्सपेंशन नहीं करनी पड़ रही। गवर्नमेंट को अपने फिस्कल डेफिसिट एंड एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए ये हेल्प करते हैं। ये क्या हो रहा है? इससे एक लिंक क्रिएट हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं खर्चने के लिए। लेकिन इससे कंसर्न क्या है? आरबीआई के इंडिपेंडेंस के ऊपर कंसर्न है। क्यों? क्योंकि लार्ज ट्रांसफर्स हम कर रहे हैं, इससे आरबीआई की ऑटोनॉमी कम हो रही है, गवर्नमेंट का डिपेंडेंस और आरबीआई अर्निंग्स बढ़ रहा है और ब्लरिंग ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। इस पे फेडरलिज्म के ऊपर भी कंसर्न चल रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी ट्रांसफर होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को जाते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिविजिबल टैक्स पूल। और ये आंसर में अगर आ गया तो ये बहुत अलग डायमेंशन आएगा, क्योंकि ये नहीं कोई भी मैं भी नहीं सोच पाती कि अच्छा इससे भी इफेक्ट पड़ सकता है स्टेट के फाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल GS3 से रिलेट करेंगे, GS1 से रिलेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, वाटर गवर्नेंस के ऊपर है ये। वाटर सिक्योरिटी इज सेंट्रल फॉर विकसित भारत। विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इंडिया को लिंक कर दिया वाटर सिक्योरिटी के साथ। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिया के पास कितनी पॉपुलेशन है? 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, बट कितने रिसोर्सेज हैं? सिर्फ 4% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? पब्लिक हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ? इंडस्ट्रीज को भी तो चाहिए पानी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है एंड ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स गिवन थे आर्टिकल में, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। अवेलेबिलिटी के लिए कौन सा इनिशिएटिव है? जल जीवन मिशन, जिसमें 100% कवरेज बाय 2028। अभी कितनी है? 15 करोड़। दैट इज 81% हम कर चुके हैं। 100% के लिए अभी भी हमें 2 साल और लग जाएंगे। ठीक है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं? हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल केन एंड बेतवा, ताकि ड्रॉट प्रोन एरिया लाइक बुंदेलखंड तक पानी पहुंच सके। क्वालिटी के लिए क्या कर रहे हैं? अवेलेबिलिटी हो गई, अब क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप गंदा पानी प्रोवाइड करी जाओ। इसके लिए हम स्वच्छ भारत मिशन लेकर आए। पहले तो हमने टॉयलेट्स बनवाए ताकि डिग्निटी इंप्रूव हो विमेन की एंड सेफ्टी इंप्रूव हो। लेकिन क्वालिटी के लिए क्या किया? नमामि गंगे प्रोग्राम, दैट इज अनट्रीटेड एफिलेंट डिस्चार्ज को हमने कम किया। हमने ट्रीटमेंट प्लांट्स इसमें लगाए ताकि बेटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स हो सकें। ताकि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए। क्वालिटी इंश्योर हो गया तो सस्टेनेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। ये क्या है? ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, जैसे कि जल संचय जन भागीदारी पीपल पार्टिसिपेशन। इसको कैसे करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के थ्रू, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ग्रे वाटर को हमने ट्रीट करना है ताकि उसको हम यूज कर सकें, दोबारा से रीयूज कर सकें। यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड्स गिवन है जो कि बहुत कॉमन है, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन लेकर आओ, रिवर बेसिन मैनेजमेंट लेकर आओ, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाओ। जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं ऊपर, हम उनको ही वे फॉरवर्ड में लिख देंगे एज एन पॉजिटिव टोन देके। थर्ड आर्टिकल इज फ्रॉम डिफेंस, IR से रिलेट कर सकते हैं। इंडिया रशिया लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट हमारे पास ऑलरेडी है। किसके साथ है? USA के साथ है। 2016 में किया था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब ये होता क्या है? वो कंट्री A कंट्री B आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि हम दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं, हम एयरफील्ड्स को यूज कर सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं, फ्यूल एंड सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ पे ट्रूप को हम डिप्लॉय कर सकते हैं? नहीं, ट्रूप की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। कोई एक्सरसाइज चल रही है हम दोनों के बीच में तो तब टेम्परेरी तौर पे हो सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं होगी। ठीक है। की प्रोविजंस क्या है इस वाले एग्रीमेंट के? प्रोवाइड करेंगे हम सपोर्ट फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, वॉरशिप, पोर्ट विजिट्स। HADR के ऊपर फोकस करेंगे। कितनी देर के लिए? 5 ईयर्स के लिए करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS3 से आता है, इनोवेशन एंड रिसर्च से रिलेट करेंगे। साइंस एंड टेक में ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कंटेक्स्ट क्या है?
हमें फोकस करना चाहिए फ्रंटियर इनोवेशन के ऊपर। हम अब क्या कर रहे हैं कि हम दूसरों से टेक्नोलॉजी ले जा रहे हैं और यूज़ करे जा रहे हैं, बट ये आर्टिकल बोलता है कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी मैन फोर्स है, तो हम क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? कटिंग एज टेक्नोलॉजी को क्रिएट करो, ना कि हम लेकर यूज़ करें। ठीक है, अब हमें क्यों चाहिए? अगर हम फ्रंटियर इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि खुद से करो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को, आत्मनिर्भरता पे फोकस करो। ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नाउ डिटरमाइंस, अगर हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रही है, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ सकता है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी अच्छी हो सकती है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे ऊपर रह सकती है, और ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जैसे हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, कितनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है कि अगर एक भी सप्लाई चेन उसमें से निकल गई तो हम शायद सेमीकंडक्टर हमें ना मिल पाए। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी क्रिएट्स वल्नरेबिलिटी। ठीक है, सेकेंड इज ग्लोबल टेक्नोलॉजी चैलेंजेस। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, लिमिटेड एक्सेस फॉर डिपेंडेंट नेशंस। अब इंडिया क्या कर रहा है इसके लिए? अभी हमने फ्रांस में क्या किया, इनोग्रेट किया हमने भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हमने इंडिया के स्टार्टअप्स को लेकर गए, इनोवेशन कैपेबिलिटीज डिस्प्ले की। हम डीप टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब ये कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, 38th रैंक है हमारी इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये हम याद रख सकते हैं और बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। 2026 में एक स्कीम लॉन्च की है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम, जिसमें हम इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, प्रोफेशनल्स को बोल रहे हैं कि इंडिया में आकर रिसर्च आप कंडक्ट करो। चाहिए क्या? हमें कैपिटल सपोर्ट चाहिए। रिसर्च इजीली नहीं होती, फंडिंग्स चाहते हैं हम रिसर्च के लिए, तो इंक्रीज करो वेंचर कैपिटल फॉर हाई रिस्क रिसर्च एंड स्टार्टअप्स। इंश्योर करो कि स्टेबल टैक्सेशन हो, प्रिडिक्टेबल रेगुलेशंस होने चाहिए। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। हमें टैलेंट रिटेंशन चाहिए। ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि बाहर क्यों जाना है, बाहर हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या मिलती है, हमें बेटर वेजेस मिलती हैं, फिर हमें लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छे से मिलती हैं, अर्बन लिविंग कंडीशंस, क्लीन एयर मिलती है, ग्रीन सिटीज़ मिलती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम इतने पैसे लगा के यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो हमें तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं। रोल ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, हमें दूसरों के साथ कोलैब करना चाहिए। इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होंगी, नॉलेज शेयरिंग्स होंगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। नेक्स्ट न्यूज़ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के बारे में। कंटेक्स्ट क्या था कि बांग्लादेश के पीएम एडवाइजर दिल्ली से जाने लगे थे, तब उनको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने रोक लिया क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट में थे। अब हमने देखना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन किन के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। 1971 में बना था। ये क्या ओवरसी करते हैं, वीज़ा एक्सटेंशंस को, वीज़ा कन्वर्जन्स को, देन सारी रिलेटेड फैसिलिटीज जो हम फॉरनर्स को देते हैं, इमिग्रेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं। 48 चेक पॉइंट्स पे ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन यहाँ पे लिखा है, तो कौन सी है मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन। किन के रिकमेंडेशन के ऊपर बनाई गई थी, पांडे कमेटी रिकमेंडेशन। वैसे ये कुछ और था इसका नेम, लेकिन बाद में जाके इसका नेम ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन कर दिया गया एंड इंडिपेंडेंट ऑफिस दे दिया गया। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, सिविल एविएशन के लिए है, अगेंस्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस। और कंटेक्स्ट क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि अभी हम फुल बॉडी स्कैन्स लगा रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या करते हैं ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट्स को, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू। लास्ट हमारे पास ऑथराइज्ड यूज स्कीम आती है। इंडिया एंड यूके ने लास्ट ईयर FTA साइन किया था, उसके अंदर है ये स्कीम। इसमें क्या होता है कि अगर यूके में कुछ गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं तो कस्टम चेक करेगी कि उसका पर्पस क्या है इंपोर्ट करने का। अगर तो पर्पस है कुछ अच्छी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना है यूके में, तब उसके ऊपर या तो इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी जाएगी या फिर रिड्यूस कर दी जाएगी। इंपोर्टर के लिए जरूरी है कि जिस पर्पस के लिए वो इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, वो इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज़ करें। इसको मॉनिटर कौन करेगा, कस्टम अथॉरिटी करेगी। अगर तो प्रॉपर अप्रूव्ड यूज़ हो रहा है तो बेनिफिट्स कंटिन्यू किए जाएंगे, अगर नहीं हो रहा तो ड्यूटी भी लगेगी और साथ में पेनल्टी भी लगेगी। बस आज के लिए इतना ही था। सो कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, थैंक यू।